साथियों को जय सिंह। जय हर सिंह सर। जय हरसिम सर। जय हरसिंह जय हरसिंह जय जय हरसिम सिंह सर। सर, जय जय सिंह। हरसिंह। जय श्री सर, जय श्री। उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग। बिल्कुल। जी जी। चलिए, जो नए साथी है, मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, परिचय दे दूं। नाम मनजीत सिंह है और रहने वाला पटना का। आज कुछ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि क्यों करना है इस सिस्टम में काम। क्योंकि जब तक आपका ये क्यों क्लियर नहीं होता, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो जोश आती है ना, वो जीवन में ये क्यों से आती है, और मैक्सिमम लोगों के पास ये क्यों होता ही नहीं है। इसलिए वो ठंडे पड़े रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारा भी कुछ, हमारा भाग्य ठीक हो जाएगा तो हमारा भी कुछ हो जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियर, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि भाग्य एक गाड़ी की तरह होती है, और गाड़ी मंजिल पे तभी पहुंचेगी जब उसका ड्राइवर सही होता है। और आपके भाग्य रूपी गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ है, वो है आपका कर्म। तो कर्म ठीक रखेंगे, गाड़ी हमेशा सही जगह पे पहुंचेगी। और यदि कर्म ठीक नहीं हुआ तो सोचिए, जिस गाड़ी का ड्राइवर ठीक नहीं होता, वो गाड़ी अक्सर गड्ढे में ही जाती है। तो हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। तो मैं यदि बात करूं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैक्सिमम लोग अपने आप को जानते नहीं हैं कि वो कौन है। तो एक बार ये सवाल आप लोगों को अपने आप से करना है कि आप कौन है, हु आर यू। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिल से पूछिए कि आप है कौन। और तब जाके आपको रियलिटी पता चलेगी। आज देखिए, आज सबसे बड़ी बात क्या है कि मैक्सिमम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने आप को पहचान सके, अपने बारे में जान सके। तो यदि मैं बात करूं कि आप कौन हैं, तो कुछ लोग होंगे जो अपने आप को किसान समझते होंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने, कुछ औरतें हैं जो अपने आप को हाउस वाइफ समझती हैं। कुछ लोग अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं। कुछ लोग अपने आप को इन ये अनएम्प्लॉयड समझते हैं, बेरोजगार की श्रेणी में। भाई, मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ। और अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा पद है। आ, क्योंकि ये जो पद है ना, ये जो टैग लगता है, तो फिर उस आदमी को कुछ करना नहीं पड़ता जीवन में, बस बैठ के खाते हैं वो। और कभी सरकार को गाली देंगे, कभी किसी को गाली देंगे। ये मतलब, ये फील्ड वाले लीडर नहीं होते, ये फेसबुक वाले लीडर होते हैं। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को मानते होंगे, कुछ लोग अपने आप को एम्प्लॉय मानते होंगे, और कुछ अपने आप को मजदूर। भाई, मैं मजदूरी कर रहा हूं तो मैं मजदूर हूँ। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए, आज जितने भी लोग हमारे इस मीटिंग में आए हुए हैं, आप इन्हीं में से कुछ ना कुछ हैं। तो एक बार फिर से आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन है। और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि ये जितने अभी टैग लगा हुआ है, चाहे वो किसान हो, हाउस वाइफ हो, या स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय, लेबर, इसमें से कितने लोग आज तक अमीर बने? पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, इस टैग को अपनाने में। तो इसमें से कितने लोग अमीर बने, ये सवाल भी आपको अपने आप से पूछना है। तब जाके आपको कुछ जवाब मिल पाएगा, तब जाके आप कुछ आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो ये सवाल अपने आप से जरूर करें आज आप मीटिंग के बाद, कि आप है कौन। दूसरा सवाल जो आपको खुद से ही करना है, वो क्या है कि आज आप कहाँ हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आज आप कहाँ हैं, ये सवाल भी आपको अपने आप से करना है। देखिए साथियों, मैं बात करूं, हम लोग भारत में रहते हैं, और हम अपने देश के बारे में यदि बताएं कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 10 से 15 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आय है, एवरेज आय हमारे यहाँ का। और इसमें अदानी, अंबानी, टाटा, फिर हीरो, एल&टी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबका इनकम जुड़ा हुआ है, तब जाके ये एवरेज आया है। अगर इनके इनकम को हटा दे, तो आज भी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो औसत निकलेगी, वो 6 से 10 हजार रुपए के बीच में निकलेगी। और बहुत सारे लोग इसी रेंज में काम करते हैं। तो फिर वही सवाल मैं रिपीट करूंगा कि आज आप कहाँ हैं।
अपने आप को देखिए देखिए, अपने मन से तो हर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तब तो आप अपना दिमाग लगाते हैं। तो आपको पता करना है कि आज आप कहाँ पे खड़े हैं। तो हम यदि बात करें तो हमारे यहाँ 97% लोग 50,000 के नीचे वाले इनकम ब्रैकेट में खड़े। 3% लोग वो हैं जिनका इनकम 50,000 से ऊपर है लेकिन 1.5 लाख रुपए के नीचे है। 2% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 1.5 लाख से ऊपर है लेकिन 3.5 लाख के नीचे है। और यदि आपका इनकम 3.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आप भारत के 1% लोगों में आते हैं। तो आप चेक कीजिए कि ये जो कैटेगरी 4 बनी हुई है, इसमें से किस कैटेगरी में आप आते हैं। और कहीं भी खड़ा होकर आपको चेक करना हो इस डेटा को, तो कहीं भी किसी भी मीटिंग में एक बार स्टेज से पूछ के देखिए कि भाई इस हॉल में ये 50,000 से ऊपर कमाने वाले कितने। इवन आप इस मीटिंग में भी पूछ लीजिए कि 50,000 से ऊपर कमाने वाले कितने हैं। तो 97 क्या 98% एड्रेस हो जाएगा अभी का अभी। तो आपको दूसरा सवाल अपने आप से करना है कि आज आप कहाँ हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करेगा। और तीसरा सवाल कि आज आप जिस भी पोजीशन में हैं उसका रीजन क्या है, क्यों है आप इस पोजीशन में। आप किसी भी इनकम ब्रैकेट में है तो क्यों है। आज यदि आपका हालत खराब है तो क्यों है। आज यदि आपको महंगाई दिख रही है तो क्यों दिख रही है। तो ये सवाल भी आपको अपने आप से करना है कि आज आप इस पोजीशन में क्यों हैं। देखिए यदि मैं बात करूं कि मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ सफल है तो क्यों है, क्योंकि वो परिवर्तन को स्वीकार करना चाहते ही नहीं। और जब जब हम परिवर्तन को स्वीकार करने का सोचते हैं तब तब हमारे अंदर थोड़ी बेचैनी होने लगती है। जबकि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे कपड़े बदल गए, धोती कुर्ता से कप पैंट शर्ट पे आ गए, सूट पे आ गए, ये पता नहीं चला। हमारे खान पान बदल गए, जलेबी समोसा चाट से कब हम चाउमीन बर्गर और मोमोज पे शिफ्ट हो गए, हमें पता नहीं चला। पढ़ाई का तरीका बदल गया हमारा। पहले हमारे यहाँ हिंदी होता था, संस्कृत कंपलसरी विषय होता था। मुझे याद है कि हम मेरे क्लास में यदि सारे सब्जेक्ट में पास कर गए और संस्कृत में फेल हो गए तो आप फेल हो गए। 6 क्लास से ABCD हम लोग शुरू किए पढ़ना। आज परिवर्तन इतना हावी है कि आज बच्चे प्री नर्सरी में एडमिशन लेने के पहले ही उनको ABCD पता होता है। आज इंग्लिश इतना ज्यादा हावी हो गया हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ अनपढ़ लोग भी आई लव यू बोलना जानते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि थोड़ा आई लव यू को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये बता के दिखाइए। तो देखिए हम संस्कृति तक को बदल लिए लेकिन हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। और आप यदि अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आपका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो बदलना तो पड़ेगा। देखिए ये परिवर्तन का समय है। मैं बात करूं तो आज से बहुत साल पहले हमारे यहाँ वो लोग अमीर होते थे जिनके पास जमीनें होती थी, उनको जमींदार बोला जाता था। फिर युग चेंज हुआ, आया इंडस्ट्रियल युग। उसके बाद वो लोग अमीर होना शुरू हुए जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। टाटा, अंबानी, डालमिया, इन लोगों का नाम आया। लेकिन आज 21वीं सदी है और आज वो लोग अमीर हैं जिनके पास नेटवर्क है। आज देखिए एक सेल्समैन वर्ल्ड का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, अमेजोन का मालिक। क्या है इनके पास? नेटवर्क। थोड़ा सोचिए इस मुद्दे पे। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो टाइम पास है, चलो आ जाओ। ये जोड़ने का काम है, सामान बेचने का काम है। 2 लोग हमारे भी आ जाएंगे, किस्मत आजमा लो, ये किस्मत आजमाने का काम है। तो देखिए ये इन सब चीजों का काम नहीं है, ये अपने आप को साबित करने का काम है। क्योंकि यदि हम बात करें कि हमारे पास जितना भी काम है करने को, उसमें से यदि हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग ही नंबर 1 क्यों है, तो देखिए कंपैरिजन चार्ट है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो 16 से 17 हजार आपको, ये 16 से 17 साल आपको पढ़ना पड़ता है। यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज नॉर्मल बच्चे का जो खर्च आता है पढ़ाई पे 25 से 30 लाख रुपया आता है, साथ में 16 से 17 साल का मेहनत। ओवरहेड एक्सपेंस यहाँ भी आता है, फेयर फूड एक्सपेंस आएगा, रिस्क स्टेबल रिस्क है यहाँ पे, इनकम लिमिटेड होगा। स्किल एम्प्लॉयमेंट स्किल चाहिए ही चाहिए। आपके अंदर क्या स्किल है उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। टाइम 8 से 12 घंटा पर डे काम करना पड़ता है। और ड्रीम पूरा होने का प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही लो है। आज आप देखिए नौकरी वालों के पास एक ही ड्रीम होता है,
दो ड्रीम, कि एक तो बच्चे को ठीक से पढ़ा ले और दूसरा किसी शहर के बाहर एक घर बना ले। तीसरा कोई ड्रीम उनके पास नहीं होता। तो एक घर बन गया, उनको लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। अरे ये 70-80 साल का जीवन आपको मिला है सिर्फ एक घर बनाने के लिए, क्या यही सपना है आपका? अब यदि हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो मोर कैपिटल मोर प्रॉफिट, कैपिटल नहीं है कोई प्रॉफिट नहीं होगी। आप ट्रेन में मूंगफली बेच के करोड़पति नहीं बन सकते। यदि करोड़पति बनना है तो मूंगफली को ट्रक से बेचना होगा, और ट्रक से बेचने के लिए पैसा चाहिए। ओवरहेड एक्सपेंस, यहाँ भी ऑफिस रेंट, स्टाफ बिल, मतलब 75 तरह के खर्चे आएंगे। रिस्क वेरी हाई। आप सफल हो भी सकते हैं, सफल नहीं भी हो सकते हैं। और आप अपने मोहल्ले में देखिए तो आप पाएंगे कि हर 2-3 साल में 2-4 दुकानें बंद होती है और 2-4 नई खुल जाती है। तो क्यों बंद होती है? क्योंकि वो लॉस में गया। स्किल, तो बिजनेस स्किल आपके अंदर होना ही चाहिए, तब जाके आप सफल होंगे। आपको मिठाई दुकान खोलना है तो मिठाई वाला स्किल चाहिए, कपड़ा दुकान खोलना है कपड़ा वाला स्किल चाहिए। तो स्किल कूट कूट के भरा होना चाहिए। और टाइम, तो टाइम के विषय में बिजनेस में यही बोला जाता है, नो वर्क नो पे। यानी जितना ज्यादा काम करेंगे उतना पैसा आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। अभी देखिए दुर्गा पूजा आएगा, हमारे बहुत सारे साथी दुर्गा पूजा के नाम पे घर में बैठ जाएंगे, जो अपना लक्ष्य बना के नहीं रखे। उनको लगे अरे क्या करना है भाई, पूजा है। लेकिन उस पूजा में जो पानी पूरी आप खाते हैं, सोच के देखिए, जब मेला घूमने जाते हैं, क्या उनके लिए दुर्गा पूजा नहीं है? कितनी दुकानें बाहर बंद रहती है दुर्गा पूजा में। लेकिन हम अपना शटर तुरंत गिरा लेंगे, कभी तीज के नाम पे, कभी दुर्गा पूजा के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। तो देखिए, आप बिजनेस यदि करते हैं तो बिजनेस में नो वर्क नो पे, ये नियम चलता है। और ड्रीम का प्रोबेबिलिटी, तो यदि आप सक्सेस ले लेते हैं तो सारा ड्रीम पूरा होगा, और यदि सक्सेस नहीं हुए तो सारा का सारा अधूरा रह जाएगा। यदि हम बात करें अपने प्लेटफॉर्म का, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए लेकिन प्रॉफिट 100% आता है। यहां भी ओवरहेड एक्सपेंस आएगा, सेमिनार जाने का, लोगों को समझाने जाएंगे, तेल जलेगा, खाना का खर्चा आएगा। ये रनिंग एक्सपेंस कहीं भी रुकने वाला नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसान हो, इवन मजदूर भी हैं, तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये तो हर जगह है। रिस्क लो, लो क्या, मैं हम तो कहेंगे कि नो रिस्क। जब आपका कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क क्या रहेगा? और एबिलिटी, तो यदि आप सीखने को तैयार है तो यहाँ लोग सिखाने को तैयार है। देखिए, जो यहाँ कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। अब आपको कहाँ तक जाना है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सीख पाएंगे आप। टाइम, तो टाइम फ्रीडम 100% है, 100% टाइम फ्रीडम है। यहाँ कोई आपका मालिक नहीं होता, अपने मर्जी से चलते हैं। मन किया तो घर में बैठेंगे, मन किया तो सुबह आरसीएम बताएंगे, मन किया तो शाम में आरसीएम बताएंगे, मन किया तो वाराणसी में बताएंगे, मन किया तो दिल्ली में बताएंगे। कहीं कोई रोकने वाला नहीं। मन किया तो ट्रेन में बताएंगे, मन किया तो प्लेन में बताएंगे। 100% टाइम फ्रीडम। और ड्रीम, तो ड्रीम पूरा होने का प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। आप लोग जो लोग डेली मीटिंग में आते होंगे, आप चेक कर लीजिए, जितने भी यहाँ अचीवर हैं, हर किसी का सपना पूरा हुआ है, और हर सपना पूरा हुआ है। तो ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है 21st सेंचुरी का, और एवरी यंग मैन एंड यंग वीमेन को ज्वाइन करना चाहिए। अब यंग का मतलब तन से जवान नहीं, यंग का मतलब मन से जवान। देखिए, वीर कुंवर सिंह 80 साल के जवान थे, उस समय 20 साल के बूढ़े भी थे। उनको लग रहा था कि हम अंग्रेजों से लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो तलवार लेके कूद गए। आज इतिहास उनका बना या नहीं बना। यदि हम बात करें वर्ल्ड के सबसे फेमस जो आर्थिक सलाहकार हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, कई एक बुक है इनका, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, उसके बाद फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये क्या बोलते हैं, मोस्ट पीपुल नेवर गेट वेल्दी सिंपली। तो मैक्सिमम पीपल वेल्दी क्यों नहीं बन पाते हैं? कारण है, दे आर नॉट ट्रेन टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। यानी कि उनको इस बात के लिए ट्रेंड नहीं किया गया कि वो सामने आए अपॉर्चुनिटी को समझ सके, पकड़ सके। और यही रीजन है कि वो गरीबी वाला जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो मैक्सिमम प्रभाव है वो किसका है? वो कहीं ना कहीं हमारे संगत का है। और जैसा संगत
वैसा रंगत। देखिए मैं एक उदाहरण दे कि आज हमें सिखाया क्या गया है, सीखने के नाम पे यदि हम बात करें तो आज हमें सिखाया क्या गया है। तो स्कूल में आप ये 16 साल 17 साल क्या पढ़े, आप सोच के देखिए। हमें गणित में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिखाया गया, हमें हिस्ट्री में अकबर के पिता कौन थे ये सिखाया गया, ताजमहल किसने बनवाया ये सिखाया गया, ज्योग्राफी में भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, ये हमें पढ़ाया गया। तो आप सोचिए, अब हमारे यहाँ नौकरी की व्यवस्था क्या है कि जो पढ़ाया गया है उसी में से सवाल भी पूछा जाएगा, चाहे पद कोई भी हो। और यदि आप एग्जाम देके नौकरी ले लिए तो पढ़ाई काम आ गई, लेकिन यदि नौकरी नहीं लिए तो बताइए इन सब पढ़ाई का इस्तेमाल आज के डेट में आप कहाँ करते हैं अपने कमाई में? तो कोई कमा नहीं होता, कहीं यूज ही नहीं है। तो हमें कभी वेल्थ के बारे में सिखाया ही नहीं गया। हमें ये सिखाया गया, हमारे देश का परंपरा क्या है कि 18 साल से नीचे काम करने वाले लोग बाल मजदूर कहलाते हैं। और विदेश में जाइए तो 12 13 साल से लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने में। और यही रीजन है कि बाहर वाले आगे बढ़ रहे हैं, और हम 18 साल बच्चे के नाम पे खत्म कर दिए, 25 से 30 साल नौकरी के नाम पे खत्म कर लिए, और उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है, तो बस शिक्षित बेरोजगार बन के घर में बैठ जाते हैं। ये है आम आदमी का कहानी हमारे यहाँ के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए कि क्या इससे आपकी जिंदगी सही हो जाती है? नहीं हो पाती है। तो देखिए, जब भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसको पकड़ना सीखे। मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक व्यक्ति था, वो अपना सारा परिवार समाज छोड़ के भगवान के पूजा में लग गया, मंदिर में पूजा करने लगा, दिन रात भगवान का सेवा करता था। एक बार क्या हुआ कि जिस एरिया में वो व्यक्ति रहा करता था, वहां पे घोषणा हुई कि पास वाले जो डैम का बांध है उसमें दरार आ गई है और गांव वाले गांव को खाली कर दे या कभी भी बाढ़ आ सकता है। गांव वाले जाने लगे, उन्होंने देखा कि पंडित जी मंदिर में है, वो पंडित जी के पास गए, बोले कि महात्मा जी बाढ़ आने वाला है, आप चलिए। तो महात्मा जी बोले, गांव वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विषय में सोचा, आप लोग जाइए, मुझे बचाने तो मेरे भगवान हैं। गांव वाले चले गए, पानी आने लगा, मंदिर डूबने लगा। तो कुछ गांव वाले नाव से जा रहे थे, वो नाव लेके देखे कि पंडित जी तो मंदिर में ही फंसे हुए हैं। वो नाव लेके मंदिर के पास गए, उन्होंने फिर कहा कि पंडित जी पानी और बढ़ेगी, आप चलिए मेरे साथ। तो पंडित जी फिर वही बात कि गांव वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नाव लेके आप लोग मुझे बचाने आए, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, मुझे बचाने तो मेरे भगवान आएंगे। पानी और बढ़ा, मंदिर डूब गया, पंडित जी मंदिर के छत पे चढ़ गए। उधर से एनडीआरएफ वाले हेलीकॉप्टर से देख रहे थे कि कोई फंसा तो नहीं है। उनको दिखाई दिया कि एक व्यक्ति मंदिर के ऊपर फंसा हुआ है। वो हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिराया, बोले कि महात्मा जी सीढ़ी पकड़ के आ जाओ, पानी और बढ़ेगी, आप डूब जाओगे। तो महात्मा जी बोले, हेलीकॉप्टर वाले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बचाने आए, आप जाइए, मुझे बचाने तो मेरे भगवान आएंगे। पानी और बढ़ा, पंडित जी डूब के मर गए। मरने के बाद जब भगवान के पास पहुंचे तो मुंह बहुत लाल लाल था, बहुत नाराजगी थी। जैसे ही भगवान के सामने आने का मौका मिला, वो बोले, प्रभु आप बताइए, परिवार छोड़ दिया मैं, समाज छोड़ दिया मैं, सब कुछ छोड़ दिया मैं, और लग गया आपके कीर्तन में, आपके भजन में, आपके मनन में, लेकिन एक बार से आप बचाने नहीं आए। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि बेवकूफ, एक बार नहीं 3 बार गया था। एक बार पैदल गांव वालों के साथ गया था, तू नहीं पहचान पाया। दूसरी बार नाव लेके गया था, तू नहीं पहचान पाया। तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेके आया था तुझे बचाने, अब तू इस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो आज बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं जो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि मिशन सितंबर खास है और रचना इतिहास है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, क्यों करे 15,000 पीवी, क्यों करे 25,000 पीवी? अरे ये अपॉर्चुनिटी है। धनतेरस में बर्तन वाला बर्तन नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा? होली में दुकान वाला रंग अभी नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा? दुर्गा पूजा में मिठाई बेचने वाला मिठाई नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा? हर बिजनेसमैन का सीजन आता है। तो हमारा ये सीजन है मिशन सितंबर, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको पहचानना पड़ेगा।
हम बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग का, तो बहुत सारे लोग अभी भी मतलब उधेर बुन में है। वो इसलिए आ गए क्योंकि कोई लेके आ गया, लेकिन अभी भी उनका दिल नहीं करता। अब लोग सोचते होंगे भाई हम भी तो आरसीएम में हैं। देखिए आरसीएम में आप जिंदा हैं या मरे हुए हैं ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे यहाँ कि मीटर क्या है कि हम प्रोडक्ट खा रहे हैं इसका मतलब जिंदा है, ये 100% गलत है। जिंदा कौन होता है? जो बैंक स्टाफ जिंदा है वो डेली बैंक में ड्यूटी करने जाता है। जो टीचर जिंदा है वो डेली स्कूल में पढ़ाने जाता है। जो मजदूर जिंदा है वो डेली मजदूरी करने जाता है। आप आरसीएम में जिंदा है, क्या आप डेली आरसीएम करते हैं? अपने आप से पूछिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यहाँ कोई आपका मालिक बैठा हुआ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार, लेकिन आपका क्या क्या मिलने वाला है इसमें? तो आप सोचिए कि इसमें आपका योगदान कितना होगा। तो यदि आप अपना फ्यूचर आज बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कोई मिलने वाला नहीं है। आपको अपना फोकस ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इतना जानने के बाद भी हम अपने फोकस को ठीक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ आदतें हैं, ये परंपरागत आदत है, ये मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे शर्म आती है। अरे कितने बड़े आदमी हैं कि आप शर्माने लगे भाई? बहुत सारे साथी हैं उनका इज्जत जाने लगता है, किसी को आरसीएम बताने में, किसी को न्यूट्री चार्ज बताने में, किसी को हेल्थ कार्ड बताने में, गामा बताने में। अरे पहले आप ये तो चेक कीजिए कि आपका इज्जत कितना हल्का है कि यूं ही चला जाता है। देखिए किताब है जीत आपकी, उसमें मैं पढ़ा था कि यदि आपको लगता है कि कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा तो उसका दो रीजन हो सकता है, एक टेक्निकल है और दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल रीजन क्या है कि आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको करने नहीं आ रहा है, तो सीखा जा सकता है। लेकिन आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप करना नहीं चाहते, तो फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे शर्म आती है, अमिताभ बच्चन इतने बड़े आर्टिस्ट जिनका काम है फिल्म बनाना, उनको नवरत्न बताने में शर्म नहीं आती। सचिन तेंदुलकर जी को कोको कोला बताने में शर्म नहीं आती। शाहरुख खान जी को रॉयल स्टेग बताने में शर्म नहीं आती, और आपको आरसीएम बताने में शर्म आती। तो देखिए जिसको आए शर्म उसका फूटे कर्म। तो कर्म को फुटवाना है तो शर्म को लाइए, और नहीं तो बिंदास होके अपने बिजनेस, अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बताइए। और तीसरा, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? आज से 20 साल पहले जब हम आरसीएम शुरू किए थे, लोग बोल रहे थे कि कैरियर खराब हो जाएगा। 20 साल बाद उन लोगों को पता चला कि उन्हीं का कैरियर खराब हो गया, हमारा तो कैरियर अच्छा हो गया। तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में नहीं पड़ना है। और कौन से लोग जो आपके आसपास रहते हैं, कभी आपने सोचा कि वो आपके आसपास क्यों है? क्योंकि आप उन्हीं के जैसे हैं। जिस दिन अपने आप को अपग्रेड करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। क्यों से शुरू किए थे, आज पटना में मकान है, रांची में मकान है, अभी सुजीत सर का दिल्ली में रजिस्ट्री हुआ, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो आप सोच के देखिए, अब सुजीत सर दिल्ली में है, उनके बच्चे का बर्थडे होगा तो कौन जाएंगे? पटना वाले जाएंगे या क्यूल वाले जाएंगे या दिल्ली वाले जाएंगे? तो देखिए लोगों के चक्कर में मत पड़िए। लोग इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि आप उन्हीं के जैसे हैं। जिस दिन आपका कुछ भी अपग्रेड हो गया, आपके सर्किल में जो लोग हैं वो लोग बदल जाएंगे, आपका समाज बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो देखिए फेल्योर का सबसे जो बड़ा रीजन क्या है, वो है फियर। तो फेल्योर कहां से निकला? फियर से निकला। 15 डब्बा, सॉरी 30 डब्बा भी में ले लेंगे, नहीं बिका तो? अरे ये कौन सी बेवकूफी वाला बात है भाई? 18 महीने का डेट होता है। यदि आप अपने बीवी से प्यार करते हैं, यदि आप अपने बहन से प्यार करते हैं, यदि आप अपने माँ से प्यार करते हैं, तो आप सोच के देखिए ना, 12 महीना में 12 डब्बा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 18 महीना में 18 डब्बा तो आपके घर में ही खत्म होने वाला है। एक औरत है तो, यदि दो औरत है तो 36 डब्बा चाहिए। तीन औरत है तो 54 डब्बा चाहिए। और आप सोच रहे कि नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अरे ये सब नहीं सोचना। आप सोच के देखिए, आरसीएम ज्वाइन करने से पहले वर्मा सर या डी कुमार सर या फिर राजकुमार सर ये सोचे होते कि यदि हमारा आरसीएम सफल नहीं हुआ तो आज डिस सर का इंडिवर आता क्या?
आज वर्मा सर इतने आराम से बैठे होते क्या? आप, हम तो अभी बता रहे थे एम्प्लॉयमेंट में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। वर्मा सर तो एक बार बोले कि सर मार्च में तो 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है, 3-3 दिन घर नहीं आते। अभी आपको पता क्या है कि कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? किसी नौकरी वाले से पूछ के देखिए कि नौकरी चीज क्या होती है। तो ये डर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब तक ये डर नहीं हटाएंगे, फेल्योर रहेगा। देखिए, किसी भी जगह पे आपको पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना रखता रहता है, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना होता। हमें क्या चीज पे ध्यान देना है? संभावनाओं पे, समस्याओं पे नहीं। समस्या तो हर जगह है। आप कमाएंगे तो भी समस्या होगी, नहीं कमाएंगे तो भी समस्या होगी, लेकिन दोनों समस्या अलग अलग होगी। आप बताइए, किसी कारण बस आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं कोई भी टारगेट को, तो सोच के देखिए, ये प्रॉब्लम है या पॉसिबल ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास? और कोई भी प्रॉब्लम जब इंसान के पास आता है तो क्या करना चाहिए? पेट दर्द आपका प्रॉब्लम है, पॉकेट में पैसा का नहीं होना ये आपका प्रॉब्लम है, सिर दर्द आपका प्रॉब्लम है। तो कोई भी प्रॉब्लम जब आपके पास आती है तो आप करते क्या है? उसे रिजॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं? तो आज कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक साइड में कीजिए और पॉसिबिलिटी को देखिए कि यदि आप कर लेते हैं तो फिर क्या होने वाला है। और साथियों, एक चीज हम बता दें आपको कि दुनिया में कुछ भी पाना है तो वर्क हार्ड, ये कंपलसरी आइटम, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अरे बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क करके घर में सोए रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये कहां से पढ़ के ये लोग इनको बेवकूफ बोला जाए तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये बेवकूफ लोग कहां से पढ़ के आ गए कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब स्मार्ट वर्क होता है और स्मार्ट वर्क का मतलब घर में सोना होता है। अरे स्मार्ट वर्क का मतलब घर में सोना नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग है स्मार्ट वर्क, लेकिन इसका मतलब घर में सो के नहीं कमाना है। हमें एक आम आदमी जो 10 बार जन्म लेके जो अपॉर्चुनिटी को अचीव करेगा, वो अपॉर्चुनिटी हमें एक बार में अचीव कर लेना है। यानी इतना आगे बढ़ना है कि एक आम आदमी को उतना आगे आने में 10 बार जन्म लेना पड़े। अभी हम, हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी 2 बजे रात में सोते हैं और 5 बजे सुबह जग जाते हैं। और आप इतने स्मार्ट हो गए कि आपको पता चल गया कि सोने से इनकम आती है। और स्मार्ट वर्क का मतलब सोना होता है। हमारे पूर्वज बता के गए हैं, जो सोया सो खोया। और आप, थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि 8 बजे के पहले आपका नींद नहीं खुलता। हम तो धन्यवाद करते हैं आप लोग जो आज मीटिंग में शामिल हैं। ये लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप अपने आप को जगा के रखे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे इसी टीम में जो अभी सोए होंगे, तो सोने से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, वो इस बात से भी आती है कि आज आप क्या कर रहे हैं। अब टीम पूरा नारा लगा के बैठी है कि हमें ये टारगेट पूरा करना है, और आपका एक दूसरा ही नारा चल रहा है। तो देखिए, यदि आप अलग चल रहे हैं तो फिर काम चलने वाला नहीं। एकता में बल होता है। तो जो मूवमेंट है हमारे टीम में, जो मोमेंट बना है, हमें हमेशा उस मोमेंट में रहना है। अब एक चीज बताइए ना, जब हम बात करें, सब कोई तो हार्ड वर्क ही करता है, लेकिन कोई ईंटा भट्टा पे हार्ड वर्क करके अमीर बन सकता है क्या? कोई ई रिक्शा चला के हार्ड वर्क करता है, वो अमीर बन सकता है क्या? कोई बस चला के हार्ड वर्क करता है, वो अमीर बन सकता है क्या? कोई नौकरी में भी हार्ड वर्क करता है, वो अमीर बन सकता है क्या? नहीं। तो सही जगह पे काम करना बहुत जरूरी। और तीसरा, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? हु इज योर मेंटर? किसके साथ वर्क कर रहे हैं? क्या अचीवमेंट है उस व्यक्ति के पास? तो ये तीन चीज बहुत मायने रखता है। अब हम क्या करते हैं, अपने उस अपलाइन को फॉलो करने लगते हैं जो हमारे सबसे ऊपर बैठा हुआ है, लगता है हमारा यही अपलाइन है। और वो अपलाइन जोश में कब आता है? जब उसका टारगेट होता है। यदि उसका टारगेट नहीं है मिशन सितंबर, आपको दूसरा पार्ट पढ़ाएगा, वो आपको दूसरे ट्रैक पे लेके जाएगा। बल्क बिलिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, बिजनेस दो चीजों से चलता है,
एक होता है इंटेंसिटी और एक होता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तभी लागू हो पाएगी जब आपके अंदर इंटेंसिटी हो। यदि आपके पास तीव्रता नहीं है, इसको यूं समझ लीजिए कि उसी गाड़ी के पीछे धूल उड़ती है जो गाड़ी स्पीड में चलती है। यदि गाड़ी स्पीड में नहीं है तो धूल नहीं उड़ेगी। तो देखिए, आपको हम बता दें, आपका जो बिजनेस है, आपका जो डाउनलाइन है, क्या है? ये धूल की तरह है। गाड़ी चलते रहेगी, धूल उड़ते रहेंगे। ये यहां से बनारस से उड़ा धूल बनारस में ही गिर जाएगा और गाड़ी पहुंच गई इलाहाबाद। तो ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद की में गाड़ी के पीछे धूल नहीं है, वो इलाहाबाद वाला धूल है। जब कानपुर पहुंचेगी तो कानपुर वाला धूल गाड़ी के पीछे होगा। लेकिन उसी धूल में से कुछ धूल गाड़ी के शीशे में चिपक जाएगा और वो बनारस वाला धूल भी दिल्ली पहुंच जाएगा, यदि गाड़ी दिल्ली जा रही है तो देखिए, हमें देखना होगा कि हमारा मेंटर कौन है। और ये जीवन का एक बहुत ही बड़ा ज्ञान है ये। इस चीज को हमेशा याद रखिए, फ्री टाइम इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। आप चेक कीजिए कि आपके पास फ्री टाइम कितना है। अब आपको लगेगा, अगर फ्री टाइम कहाँ है हमारे पास, हम तो बहुत बिजी हैं। तो यदि आपके पास टीवी देखने का टाइम है, यदि आपके पास दिन में सोने का टाइम है, यदि आपके पास किसी के दरवाजे पे बैठ के चाय पीने का टाइम है, तो ये फ्री टाइम है। और यही टाइम आपको बताएगा कि आप कितना प्रोग्रेस करेंगे। तो यदि ऐसा सब टाइम आपके पास है कि आप आराम से 8 बजे उठें, आप आराम से 10 बजे सो जाएं, आराम से सुबह का नाश्ता भी करें, दोपहर का खाना भी खाएं, रात का खाना भी आपको टाइम से मिल रहा है, तो इन सब टाइम का फ्री टाइम, टीवी देखने का, सीरियल देखने का टाइम आपके पास है, आपके पास मूवी देखने का टाइम है, आपके पास मित्रों के साथ गप हाँकने का टाइम है। इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेस करने वाले नहीं। फ्री टाइम इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। इस चीज को हमेशा याद रखना है। और साथियों, जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो हम तो यही जानते हैं, लर्न, अर्न एंड एंजॉय। आज मैक्सिमम लोग कमा क्यों नहीं रहे? या ये बोलिए कि लोग क्यों बोलते हैं कि हाँ, हर कोई सफल नहीं होता? क्योंकि हर कोई लर्निंग नहीं करना चाहता। लर्निंग है तो अर्निंग है, और अर्निंग है तो ही इंजॉयमेंट है। तो सीखना तो पड़ेगा। हम लोगों को सिखाया गया था, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज चल रहा है, नीचे से पूछो कैसे और ऊपर वाले को बताओ ऐसे। तो गंवाओ अपने पैसे। आज आपका पैसा जाएगा, कभी आएगा नहीं। क्योंकि आएगा तो उसी के पास जो ऊपर से सीखेगा। आज ऊपर वाले चिल्ला रहे हैं मिशन सितंबर, मिशन सितंबर, और आपका डाउनलाइन बोले सर मिशन मार्च करते हैं, सितंबर में क्या रखा हुआ है? तो जो ऊपर वाले का मानेगा वो ऊपर वाले के जैसा बनेगा, ऊपर वाले के मुकाम पे जाएगा। और जो नीचे वाले का मानेगा वो नीचे ही जाएगा, वो कभी ऊपर नहीं जा सकता। देखिए, बिजनेस में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो सीखना तो भाई पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। और क्यों सीखना जरूरी है? तो थोड़ा सा देखिएगा कि एक व्यक्ति जो ट्रेनिंग नहीं लिया है उसका कैसा होता है। अब जरा सोच के देखिए, ये जंप कर लेता तो क्या होता? इसी पानी में गिरता। लेकिन ये किया नहीं। देखिए, करना तो वही पड़ेगा जो आपको कहा जा रहा है। आज करेंगे, सफलता जल्दी आपके पास आएगी। नहीं करेंगे, सफल होने में बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जब आपके ऑफलाइन बोलते हैं टारगेट के लिए तैयार, तो नहीं सर। काम करने के लिए तैयार, नहीं सर। ये काम सर, वो काम सर। अब देखिए, एक व्यक्ति, यही व्यक्ति जब ट्रेनिंग ले लेता है तो कितना एक्सपर्ट हो जाता है। अब आप बताइए कि किसमें टाइम पीटर डिसूजा को ज्यादा लगा, जब ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद? आज जो लोग बोलते हैं कि सर बहुत टाइम लग रहा है, सफलता नहीं आ रही है, रीजन क्या है? ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। दूसरी बात, ये जो ट्रेनिंग आपने देखा, ये ट्रेनिंग पुलिस को नहीं दिया जाता, ये ट्रेनिंग सीआरपी आरपीएफ को नहीं दिया जाता, ये ट्रेनिंग आर्मी वाले को भी नहीं दी जाती है। इतना कष्ट किसको उठाना पड़ता है? जो कमांडो बनना चाहता है, जो एनएसजी में जाना चाहता है, जो ब्लैक गेट कमांडो बनना चाहता है, जो मेरीन कमांडो बनना चाहता है। तो देखिए, जितना विशेष बनना चाहते हैं उतना कष्ट उठाना पड़ेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए। ये मेरे YouTube चैनल का क्यूआर है, तो इस बार एक्टिव हम कर दिए हैं। तो जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, करके वहां पे सीख सकते हैं। हालांकि मैं मना करता हूं कि आप YouTube पे मत सीखिए, किताब सबसे बड़ा
दोस्त है हमारा, यूट्यूब पे भटकने का टाइम आपको बहुत मिलता है। तो अगर देखते हैं तो फिर इधर उधर ना जाके यहाँ पे देखें, और यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। मीटिंग कैसे करते हैं इसका तरीका आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि सेमिनार का ये टॉपिक यहाँ पे। तो आप इसको कॉपी करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों मैं बता दूं कि अभी अपने पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। और मैं गारंटी के साथ बता दूंगा कि 99% लोगों के अंदर ये ताकत नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने दम पे कर लें। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो है अपना उज्जवल पटनी। 3 बार इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड मिला है, 3 बार बनाए हैं इन्होंने, 30 से ऊपर बुक है। क्यों अटेंड करना है इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैं गूगल से निकाला था कि द सक्सेस हैबिट प्रोग्राम हैड ए रेगुलर प्रोग्राम फी ऑफ 45,000 प्लस 18% जीएसटी फॉर ए सिंगल सीट। इनके वर्कशॉप में आप जाते हैं तो 45,000 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि लगभग 54-55 हजार रुपया लगता है। और वो लगा के आपको बॉम्बे दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको बनारस और पटना में तो मिलने वाला नहीं है। तो आप बताइए कितने लोग 55,000 रुपया लगा के सीखने जाएंगे? तो जितना दिल्ली बॉम्बे जाने में अच्छे से जाइए तो जितना खर्च आता है, उतना में तो अपना 15,000 रुपये भी न्यूट्री चार्ज हो जाएगा, अपना 30 पैकेट न्यूट्री चार्ज विमेन का टारगेट हो जाएगा। अब आपको तय करना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना तो भाई पड़ेगा। तो ये सुनहरा मौका है, और इस मौके में कितने दिन बचे हैं? सोच के देखिए। आज 26 तारीख हो गया, कितना दिन है? क्यों ट्रेनिंग करना है? कैसे लीडर है ये? आप देखिए, एक छोटा सा क्लिप है इनका, ध्यान से देखिए आप लोग। कैसा ट्रेनिंग होता है इनका, किस जगह पे होता है इनका ट्रेनिंग। नमस्कार साथियों, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको एक अनूठी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 4 शिष्य अपने गुरु के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। छोटा सा गांव था। गांव में अक्सर सूखे की स्थिति रहती थी, बहुत कम बारिश होती थी। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हुई। वो चारों शिष्य उठकर नाचने लगे। अचानक गुरु ने उन चारों को बुलाया और उनको एक काम दिया। बोले, अरे नाचना वाचना तो बाद में कर लेना, बारिश हो रही है, थोड़ा पानी भर लाओ। तो शिष्य चारों बाहर गए और अपने हिसाब से पात्र चुनकर उसमें पानी भर लाए। तो एक व्यक्ति ने चम्मच में पानी भर लिया, एक व्यक्ति ने गिलास उठाया, गिलास में पानी भर लिया, एक व्यक्ति ने मग में पानी भर दिया। अब ये सब लोग जल्दी चले आए। एक शिष्य बहुत देर तक नहीं आया। बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर उसमें बारिश का पानी भर रहा था, इसलिए उसको सबसे ज्यादा देर लगी। गुरु ने उन सबको बिठाया और उसने पहले वाले से पूछा कि भाई तुमने चम्मच क्यों चुनी? उसने बोला, गुरुजी आनंद का समय था, खेलने का समय था, मैंने सोचा आप यूं ही मजाक में ठिठोली में पानी मत मारे, तो मैं एक चम्मच में पानी भर लाया। गुरु ने दूसरे से पूछा, तुमने गिलास में क्यों भरा? बोले, पास में गुरुजी गिलास ही दिखा, मैंने सोचा इसी में भर लेते हैं। तीसरे से पूछा, भाई तुमने मग में क्यों पानी भरा? उसने कहा, गुरुदेव गिलास ये ले आए, चम्मच ये ले आए, कुछ दिखा ही नहीं। चौथे से पूछा कि तुमने बाल्टी में पानी क्यों भरा और इतनी देर क्यों लगाई? ये तो बाद में पानी भर के आके आनंद से खेल रहे थे। उसने जवाब दिया, गुरुजी यहाँ पर अधिकांशतः सूखा रहता है, बड़े दिनों बाद बारिश आई, तो मैंने सोचा जितना ज्यादा पानी भर सकूं उतना पानी में भर लेता हूँ, इसलिए मुझे देर लग गया, माफ करिएगा गुरुजी। दूसरा कारण ये था कि मैंने देखा ये चम्मच लेके जा रहे हैं तो ये पानी तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये गिलास और मग का भी पानी नहीं टिकने वाला। तो यदि हमारे पास 2-4 दिन के लिए एक बड़ी बाल्टी में पानी स्टोर हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सोचकर गुरुजी मैं थोड़ा बारिश में रुक गया। गुरु ने उन चारों से कहा, आप चारों के सामने एक समान परिस्थितियां थी, एक समान बारिश थी। आप सब ने अपने लिए आसान चुनाव किए, चम्मच, गिलास और मग, क्योंकि आपको लगा कोई ना कोई और तो भर ही लेगा, या आनंद का समय है, इसको किसी विजन या पर्पस में क्यों वेस्ट करें, और आपने उसको एक टाइम पास की तरह कर दिया। लेकिन ये जो चौथा शिष्य था, इसने सबके लिए सोचा कि कल जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। इसने साथ में पीयर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया कि एक चम्मच भर रहा है, एक गिलास भर रहा है, एक मग भर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसने अपने चैलेंज को बड़ा करते हुए उतनी देर का धीरज रखा, उतनी देर ये बारिश में खड़ा रहा घंटों तक, तब जाकर एक बाल्टी भरी। कहने का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में अधिकांश लोग आसान रास्ते का चुनाव करते हैं।
समान परिस्थितियों में अधिकांश लोग शॉर्टकट का चुनाव करते हैं। समान परिस्थितियों में अधिकांश लोग इजी लाइफ का चुनाव करते हैं कि एक चम्मच भर लिए बस काफी है। लेकिन उसी बीच एक विजनरी होता है जो अपनी जरूरत भी देखता है, जो दूसरों की जरूरत भी देखता है, जो आज की प्रॉब्लम भी देखता है, भविष्य का प्रॉब्लम भी देखता है, और वो थोड़ी देर के लिए अपने कंफर्ट जोन को आग लगा देता है और पेशेंस के साथ एक बड़े चैलेंज को चुनता है, क्योंकि बड़े चैलेंज को सॉल्व करने के बड़े परिणाम आते हैं। आज आपसे एक बड़ा सवाल है, आप जिंदगी में क्या चुन रहे हैं? आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़े चैलेंजेस ले रहे हैं, कि कोई बैंडेड लगा के एक टेम्परेरी रोना धोना करके, किसी दूसरे पे दोष डाल के, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करके, फील गुड वाले काम करके आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? यदि बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो चुनकर बड़ी चुनौतियां लेना पड़ेगा, उनके लिए बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में गुरु ने अपनी गद्दी उस चौथे शिष्य को सौंप दी, जो घंटों बारिश में खड़े रहकर एक बाल्टी को भर कर लाया। लास्ट में ये प्रकृति, ईश्वर, ये ब्रह्मांड उनको चुनेगा जिनमें बड़ी चुनौतियां लेने का मादा था, जिगरा था और उतना धीरज था। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। अब आपको तय करना है कि चम्मच में वो पानी लेना है, या मग में लेना है, गिलास में लेना है, या बाल्टी लेके आना है। देखिए ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। मिशन सितंबर है, मिशन मार्च भी आएगा, मिशन सितंबर 2026 भी आएगा, 2027 भी आएगा, 2028 भी आएगा, लेकिन उज्जवल पटनी दोबारा नहीं आएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। उनका ये जो वर्कशॉप है ये दोबारा नहीं आएगा। दोबारा आएंगे भी तो वो अपने हिसाब का टॉपिक लेके आएंगे। इस टॉपिक को लेके वो नहीं आएंगे आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके पास दो तरह का डिसीजन हो सकता है कि हमें करना है। ये एक डिसीजन हुआ, जो ये क्या हुआ, चम्मच में पानी भरना। फिर आपके डिसीजन है कि नहीं, दो चार लोगों को भी करा लेते हैं, ये दूसरा डिसीजन हुआ, ग्लास में पानी भरना। फिर आपको लगेगा कि नहीं, टीम से 8-10 लोगों को करा लेते हैं, ये तीसरा डिसीजन है, मग में पानी भरना। लेकिन यदि आप बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा रिजल्ट बहुत जल्दी आए और परमानेंट आए, तो फिर आपको बाल्टी में पानी भरना होगा। सोच के देखिए, आप एक बार ये तो सोचिए कि क्या इनके ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जो व्यक्ति इस ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, वो करने के बाद 15-20 हजार का भी बिजनेस करने लायक नहीं रहेगा। और यदि आपने 100 लोगों को बिठा दिया और 100 लोग यदि 20-20 हजार का बिजनेस करने लगे, तो आपको पता है कि टर्नओवर कितना होगा। तो 20 हजार में 3 जीरो पहले से है, 2 जीरो और आ जाएगा। 20 लाख का बिजनेस आपका परमानेंट हो सकता है। आप किस लेवल पे हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन कितने लोगों को बिठाते हैं ये तय करेगा कि आने वाले समय में आपका बिजनेस क्या होगा। बाकी ये जो मान सम्मान है, रॉयल्टी का, टेक्निकल का, ये तो हर साल होते रहता है, साल में 2-2 बार होते रहता है। लेकिन उज्जवल पढ़ने वाला अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। देखिए, गुरु वाला गद्दी किनको मिला था? जो बाल्टी के चक्कर में पड़े थे। तो कंफर्ट से बाहर निकलिए और लग जाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को पाने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है, इतिहास स्कूल के टॉपर्स नहीं लिखते, बल्कि सनकी इंसान रचा करते हैं। तो ये सनक आपके दिमाग में होना चाहिए, ये पागलपन आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा क्लिप है। ये व्यक्ति आप ही की तरह बुद्धिमान व्यक्ति है, कुछ करना नहीं चाहता है, दिल्ली में चिड़ियाघर में गिर गया था। बाघ उसके सामने है, बाघ को प्रणाम कर रहा है, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो विकट परिस्थितियों में ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो लड़ना नहीं चाहते, वो बचाव में बैठे रहते हैं, वो अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं, अपने टीम को बचाने में लगे रहते हैं। ये डर उनको जीवन में कभी कुछ अनोखा करने नहीं देता। तो आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति बाघ के सामने आ जाए तो क्या होता है। तो नॉर्मली आप यही सुने होंगे कि बाघ क्या करता है, उनको टांग के ले जाता है।
बाघ उनको खा जाता है। और ये आदमी भी नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी के जैसा बिहेव कर रहा है। और देखिए बाघ क्या किया, ले गया इनको टांग के, जिंदगी खत्म। अब देखिए जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बन के भी ये घटना आ सकती थी। यदि ये बाघ से लड़ना शुरू करता, ये बाघ को मारना शुरू करता, तो इतिहास भी बन सकता था कि बाघ को मार के वापस आ गया। लेकिन अब देखिए एक पागल आदमी क्या करता है, जब पागलपन किसी को होता है। देखिए वो बाघ के सामने था, ये शेर के सामने बैठा हुआ। शेर का हिम्मत नहीं हो रहा कि इसके अंदर सट इसके पास आ जाए। देखिए कितना मजे में ये बैठा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, ये कोई बनाया हुआ वीडियो नहीं है। पूर्वी चंपारण का ये वीडियो है, देखिए कितना आराम से बैठा हुआ है वो पत्थर पे। तो इसको बोलते हैं पागलपन। जब आप किसी चीज के लिए पागल हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा मुसीबत भी आपसे दूर भागता है। देखिए कितना आराम से लेटा हुआ, जैसे कि वहां डनलप का गद्दा लगा हुआ और शेर उसके सुरक्षा में खड़ा। और ये व्यक्ति मरता नहीं है, ये जीवित निकल जाता है। तो ये पावर होता है पागलपन में। कितना भी बड़ा खतरा आपके सामने आ जाए, यदि पागलपन है आपके अंदर, तो उस खतरे से निपटने में आपको वक्त नहीं लगा करता है। तो ये वीडियो तो कभी भी आप देख लेंगे। तो हमारा बस एक ही सवाल आप लोगों से है कि क्या इस पागलपन को लाने के लिए आप तैयार हैं? क्या इस टारगेट को अचीव करवाने के लिए करने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, करवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? यस। क्योंकि देखिए वरदान किसको मिलता है? वरदान उसी को मिलता है जो तपस्या करता है। और तपस्या करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, तपस्या करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। लोग हिमालय में चले जाते थे, एक टांग पे खड़े हो जाते थे, पेड़ से लटक के, और कब तक भगवान का नाम लेते थे? जब तक भगवान प्रकट न हो जाते थे। तो आरसीएम में भी यही नियम लागू होता है, घर से बाहर निकलिए, कष्ट उठाइए, और तब तक आप जय आरसीएम करते रहिए जब तक ये आरसीएम के डायमंड नहीं बन जाते। और साथियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो एक छोटा सा कविता है, ये सारे लोग पढ़ेंगे और थोड़ा कसकस के पढ़ेंगे। मिशन सितंबर है, मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बोलिए एक बार आप लोग, जो कभी मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार हार। गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। हार गए जो गए बिन जो लड़े बिन लड़े उन पर धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो धिक्कार जो देखे न देखे न सपना। सपना, उन पर है धिक्कार जो देखे न देखे न सपना। सपना। सपनों का अधिकार है, असल अधिकार है अपना। सपनों का अधिकार सपनों का है। अधिकार है, असल अधिकार है अपना। पूरा करने का अधिकार हर किसी के पास है। और ये असंभव तभी संभव में कन्वर्ट होगा जब आपके अंदर हौसला होगा, जब आपके अंदर जुनून होगा, जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। आपको क्या लगता है माउंट एवरेस्ट पे दो पैरों से चढ़ते हैं? अरे दो पैर वाले तो 5 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ते हैं, उसके बाद हाँफने लगते हैं कुत्ते की तरह। तो माउंट एवरेस्ट पे अगर पैरों से चढ़ना होता तो ये एक पैर वाली नहीं चढ़ पाती। इसलिए याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट जैसे चोटियों पे पैरों से नहीं चढ़ा जाता, हौसलों से चढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दशरथ मांझी छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिए। अरे ऐसा छेनी हथौड़ी उनके गांव में और किसी के पास था कि नहीं था? ये पहाड़ छेनी हथौड़ी से नहीं कटा था, ये दशरथ मांझी के हौसलों से कटा था। आज हम वीर कुंवर सिंह की बात करें तो 1857 में और लोगों के घर में तलवार नहीं था। लोग सोचे थे हमारे लड़ने से क्या होगा, ये इन्होंने नहीं सोचा, दिमाग नहीं लगाया, तलवार उठा के लेके उतर गए। हाथ में गोली लगी, हाथ काट के गंगा जी को चढ़ा दिए। आज हर जगह देखिए वीर कुंवर सिंह पथ, वीर कुंवर सिंह चौराहा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। क्यों बना? तो इतिहास उसका बनता है जो पसीने से नहाते हैं। पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। आप देखिए टांगा चलाते थे ये व्यक्ति, और टांगा चलाते चलाते एमडीएच के मालिक बन गए। कैसे? हौसलों से। पांचवा पांच व्यक्ति। आप यदि हम बात करें निरमा सरफ का, फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, घर में सरफ बना के घूम घूम के साइकिल से बेचा करते थे। और साइकिल से सरफ बेचने वाला व्यक्ति आज 40,000 करोड़ से ऊपर का मालिक है। वॉशिंग पाउडर निरमा प्लस निरमा यूनिवर्सिटी है इनका अहमदाबाद में। यदि हम बात करें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति 65,000 करोड़ का मालिक बनता है। तो सिर्फ काम करने से नहीं बनता, वो अपने हौसलों से बनता है, विश्वास से बनता है, दृढ़ इच्छा शक्ति से बनता है।
तो एक अनपढ़ महिला, अभी लेडीज भी बहुत होंगे, उनको लगता है हम हाउस वाइफ है, हम ये हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। एक अनपढ़ महिला, इनके हस्बैंड जवानी में नहीं रहते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर में पापड़ बना के घूम घूम के बेचती है, मेहनत करके 60-70 रुपया जमा करती है, कुछ औरतों को जमा करती है, कमेटी बनाती है और सारी औरतें मिलकर पापड़ बेचना शुरू करती है। और आज इनकी कंपनी 16,000 करोड़ की कंपनी है, लिज्जत पापड़। एक अनपढ़ महिला 16,000 करोड़ की मालकिन बन जाती है, और आप बैठे हैं मुझसे नहीं होगा। तो देखिए, न तकलीफ नहीं संघर्ष, तो खाक मजा है जीने में, और थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। तो अपने सीने में आग लगाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। आराम आराम से काम चलता नहीं है। तो थोड़ा अपने परिदृश्य को बदलिए, थोड़ा परिवेश को बदलिए, थोड़ा अपने सोच को बदलिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं बता दूं साथियों, कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, तो राजा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। देखिए, हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत का 14 दिन आता है फरवरी में, वाह, वेलेंटाइन डे, शानदार। किसी दिन किस डे, किसी दिन चॉकलेट डे, हग डे, पता नहीं कौन कौन सा डे होता है। लेकिन किसी दिन हम आज तक नहीं सुने कि कुछ ग्रुप, कुछ लोग ये बोल रहे हो कि लैला की जय हो, मजनू की जय हो, हीर की जय हो, रांझा की जय हो। कोई याद नहीं करता, जबकि ये लोग इश्क में मरे थे। लेकिन क्रांति में भगत सिंह शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है, इनका नारा लगता है, इनकी जयंती मनाई जाती है। तो अरे, जब मरना ही है तो इसके में नहीं, क्रांति में मरिए। और ये लोग राजनीतिक आजादी के क्रांति थे, हम सब आर्थिक आजादी के क्रांति है। तो इसी के साथ हम अपने बात को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो मौका है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो मौके पे चौका लगाना है तो तैयार हो जाइए। मात्र 4 दिन बचा हुआ है आपके पास, और अब तय आपको करना है कि चम्मच, गिलास, मग या बाल्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं ग्रेट मोहब्बत ग्रेट से ग्रेट अपन ग्रेट लोग।